डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। इससे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में समझ चुके हैं, जिसमें हमने समझा है कि जो सब्सटेंसेज हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं, उनको लिविंग बींग्स के द्वारा एनगल्फ किया जाता है और उनको डाइजेस्ट करके सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ा जाता है और जिन्हें हर सेल एंड टिश्यू तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो सिंपलर सब्सटेंसेज हैं, इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। तो एनर्जी को ऑब्टेन करने की इस प्रोसेस को ही हम क्या है, रेस्पायरेशन कहते हैं। दरअसल लोग क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसे ही रेस्पायरेशन समझते हैं। लेकिन ये रेस्पायरेशन नहीं है, ये रेस्पायरेशन की एक स्टेप है, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए किस प्रकार से जो फूड पार्टिकल है, जो सिंपलर सब्सटेंसेज है, उनका ब्रेकडाउन किस प्रकार से किया जाता है। कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कुछ बिना ऑक्सीजन के फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। कुछ पार्शियली ऑक्सीजन में भी फूड को कभी कभी ब्रेकडाउन कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को आइए हम समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज एक सिंपलर सब्सटेंसेज है, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है क्या है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। हम वी नो वेरी वेल ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो इसमें 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है ये टूटता है पायरुविक एसिड में, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड, एंड पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O COOH। ये पायरुविक एसिड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कार्बन है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूटता है। अब ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। हर सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है। सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में टूटता है, राइट। अब देखिए पायरुविक एसिड जो है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना ऑक्सीजन के होती है। अब आगे पायरुविक एसिड से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। देखिए अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यानी ऑक्सीजन अवेलेबल है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखिए क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब इस प्रकार की जो रेस्पायरेशन है इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। देखिए हम रेस्पायरेशन को क्लासीफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या एब्सेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन है, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। अब देखिए ये जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे ये रेस्पायरेशन होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, इस तरह का रेस्पायरेशन होता है। अब अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पायरेशन करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ईस्ट सेल जो है, ईस्ट सेल के अंदर क्या बनेगा, C2H5OH इथाइल एल्कोहल प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या निकलती है, एनर्जी, राइट। तो अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रेस्पायरेशन हुआ है, तो दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पायरेशन। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि respiration a type of respiration which takes place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration.
and the type of reaction which takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration. Very simple, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए. फर्दर क्या है कि अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में अवेलेबल होता है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जब हम कभी भारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम दौड़ लगाते हैं, तो अगर हम पहली बार लगाते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें क्रम्स बन जाते हैं. ठीक है, ये जो क्रम्स बनते हैं ये एक्चुअल में ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने की वजह से ये क्रम्स बनते हैं. तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी मसल्स, जब हम फास्ट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. कम ऑक्सीजन में ही हमारी मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो रेस्पायरेशन करने लग जाती हैं, क्योंकि मसल्स को एनर्जी चाहिए. तो वो क्या करती हैं, फूड को पार्शियली ब्रेक डाउन करने लगती हैं. उस दौरान क्या होता है कि जब फूड का पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, यानी कि पायरुविक एसिड जब पार्शियली टूटता है तो वह लैक्टिक एसिड में टूटता है. ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से होता है. लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा? ये इन मसल्स, हमारी मसल सेल्स में, इन मसल सेल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, और प्लस में क्या निकलती है? एनर्जी. अच्छा, इसका हम फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ. लैक्टिक एसिड का, पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसे आप देखें CH3C डबल बॉन्ड O COOH. अगर हम यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दें तो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन. तो वही हमें करना है, CH3 CHO और COOH. ये बन गया आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला. ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर हमने समझा कि एक जो ग्लूकोज है, यानी कि जो सिंपलर सब्सटेंसेज है, वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो देता है. अच्छा, जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, इसमें जो एनर्जी का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है एनएरोबिक की कंपैरिजन में. इसमें ओवरऑल 2 ATP एनर्जी जो है वो निकलती है, लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेट 38 ATP एनर्जी निकलती है. ठीक है. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर तक हम पूरी बात समझ चुके हैं. अब क्या है कि रेस्पायरेशन एक्चुअल में है क्या? तो रेस्पायरेशन जो है वो एक्चुअल में 2 स्टेप्स का सम है. 2 स्टेप को मिलाकर रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है. वो 2 स्टेप क्या हैं? सबसे पहली होती है ब्रीदिंग. सबसे पहली क्या होती है? ब्रीदिंग. और दूसरी जो स्टेप है दैट इज सेल्यूलर रेस्पायरेशन. अच्छा, इसको आगे समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रुकेंगे. आपके लिए एक काम है, आप वीडियो को पॉज करेंगे. आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है. देखो क्या होगा कि हम बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे और आप उनके आंसर करते जाएंगे, ताकि आपने जो समझा है उतने सेगमेंट को, जितने सेगमेंट को आपने अंडरस्टूड कर लिया है, उसको आप राइट डाउन करें अपने वर्ड्स में, ताकि आपको चीज़ें परमानेंटली याद हो जाएं. तो यहाँ तक हमने जो जितना समझा है उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. द क्वेश्चन इज़ कि explain breakdown of glucose by various ways. ठीक है, डिफरेंट वेज से जो ग्लूकोज का ये जो हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो आप ये कर लेंगे. वीडियो पॉज करके आप करें. चलिए, अब हम आगे चलते हैं ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पायरेशन की तरफ. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज. सिंपल, ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग एक्चुअल में 2 टाइप में होती है. एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन. सांस को अंदर लेके जाने की प्रोसेस क्या होती है? इनहेलेशन होती है. और सांस को बाहर छोड़ने की प्रोसेस क्या होती है? एक्सहेलेशन होती है. ठीक है, इसको जब हम ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम समझेंगे तो और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सेल्यूलर रेस्पायरेशन का मीन्स क्या है? देखिए, अब सेल के अंदर जो लिविंग बींग्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, उनको अगर फूड का ब्रेकडाउन करना है तो हर सेल के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होना भी ज़रूरी है. राइट. देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए ये कोई सेल है. अब यहाँ पर हमने फूड पहुँचा दिया, यहाँ फूड है.
ठीक है। अब इस फूड का ब्रेक डाउन करना है, तो इस फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इस केस में एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। अलग अलग लिविंग बींग्स अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज करते हैं या अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं गैसों को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब किसी भी सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच जाती है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाती है। यानी सेल के अंदर, या हम सीधा सीधा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन करना टू यूटिलाइज एनर्जी, टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इन द सेल इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वेरी सिंपल। यानी कि सेल के अंदर फूड को तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना। क्यों ब्रेक डाउन करना भाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए, रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए। इसके बारे में ऑलरेडी हम न्यूट्रिशन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि अलग अलग लिविंग बींग्स जो हैं वो किस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो देखिए प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ की सरफेस है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर, टिनी पोर, छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या है, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा के थ्रू ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस द्वारा करते हैं, ठीक है। अब डिफ्यूज़न की जो रेट है, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। जैसे रात के समय क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेशन की रेट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी रात के समय प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं। लेकिन दिन के समय क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सनलाइट अवेलेबल होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स, उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत कम रिलीज होती है डे टाइम में, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं प्लांट्स डे टाइम में। अब इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप के जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक लिविंग बींग्स जो हैं, वह भी जो है वह जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। इसके लिए जैसे कि फिशेस की अगर हम बात करें तो वो गिल्स का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर आपने एक्वेरियम में कहीं भी फ़िश को अगर देखा हो तो आपने देखा होगा फ़िश जो है वो बार बार अपना मुंह ओपन करती है, बंद करती है, यानी कि वो जो ब्रीद करती है वो बहुत फास्ट ब्रीद करती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो जैसे कि हम टेरेस्ट्रियल लिविंग बींग्स की बात करें तो उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो उतनी फास्ट नहीं होती जितनी एक्वेटिक लिविंग बींग्स की होती है। देखो क्यों? क्योंकि एक्वेटिक लिविंग बींग्स जो होते हैं वो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हैं। अब वाटर में जो है वो बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, तो इसलिए उनको अपनी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है, फास्ट रेस्पिरेशन करना पड़ता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल में क्या है कि अर्थ के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए इनको फास्ट रेस्पिरेशन नहीं करना पड़ता है। तो अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन आपके निकल के आता है, तो आप ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि वाई ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज़ फास्टर। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट ज़्यादा क्यों होती है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल लिविंग बींग्स जो होते हैं इनमें अलग अलग तरह के लिविंग बींग्स में अलग अलग तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फुलफ़िल करने के लिए गैसों का जो एक्सचेंज है वो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। जैसे कि जो छोटे लिविंग बींग्स हैं जैसे कि अमीबा है ना, ये इनकी जो बॉडी सरफेस होती है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म स्किन के द्वारा करते हैं। कुछ लिविंग बींग्स में ट्रैकिया पाए जाते हैं,
यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे इंसेक्ट्स के अंदर। एक बात और समझते हैं हम कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे लिविंग बींग्स स्टोर किस प्रकार से करके रखते हैं, यानी एनर्जी किस रूप में स्टोर रहती है। तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी क्या है? एटीपी इज़ अ करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी एक एनर्जी की करेंसी है, ठीक है। जैसे हमारे पास करेंसी होती है तो हम ज़रूरत पड़ने पर उसे खर्च करते हैं, ठीक इसी प्रकार से लिविंग बींग्स के पास एटीपी एक एनर्जी है, इसे ये वो आवश्यकता पड़ने पर यूटिलाइज करते हैं। देखो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो क्या होता है कि एटीपी जो है वो एडीपी से बनती है। देखो एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ क्या होता है कि एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, जब एक फॉस्फेट ग्रुप एडीपी के साथ जुड़ता है तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और वो बॉन्ड बनने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी, यानी कि जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाता है एडीपी से एटीपी बनाने में। अब ये बॉन्ड बन गया और ये बन गया, देखो यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, ठीक है। एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो कितने फॉस्फेट ग्रुप हो गए? 3। तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब क्या होता है कि इमीडिएटली सेल जितनी एनर्जी रेस्पायरेशन में यूटिलाइज करती है कर लेती है, उसके बाद इसको इस रूप में स्टोर कर लिया जाता है एटीपी ग्रुप में। अब जब भी सेल को आवश्यकता होती है तब एटीपी को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एडीपी में और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है। तो ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे बना था, जिसको बनाने में एनर्जी स्टोर की गई थी, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाती है और उसी एनर्जी को सेल जो है वो टाइम टू टाइम यूटिलाइज करती है। जैसे एक बैटरी के होती है, उसको हम कई सारी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे हम उसे लाइट एनर्जी के रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में या केमिकल एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार के सेल के अंदर जो एटीपी है उसको सेल जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में, नर्व्स में मैसेज को इधर से उधर ट्रैवल करवाने में और डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने में सेल यूटिलाइज करती है, ठीक है। तो ये हमने पूरा जो है वो रेस्पायरेशन के बारे में समझा। नेक्स्ट हम ह्यूमन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रकार से होता है, यानी कि ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।